नमस्कार मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा कि विभिन्न मुनियों ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर काम किया, उन पर टीकाएं लिखी, महाभाष्य लिखा। अब हम देखते हैं आगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर परवर्ती काल में अपरिमित वाङ्मय लिखा गया। साथ ही साथ पाणिनि के ही आधार पर कई एक दूसरी व्याकरण पद्धतियों की रचना हुई है, परंतु विशेष मौलिकता और आचार्यत्व का आदर्श जो आदर्श पाणिनि में मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण व्रती यानी टीका काशिका, जिसे जयादित्य और वामन द्वारा लिखा गया है। जयादित्य का समय सन 660 ईस्वी है। इस काशिका पर भी उपटीकाएं लिखी गईं, जैसे न्यास जो है वो जिनेंद्र बुद्धि ने लिखा, पद्मंजरी हरदत्त द्वारा लिखी गई। इसी समय के आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन भर्तृहरि ने वाक्य पदीय लिखकर किया, यानी व्याकरण का जो दार्शनिक विवेचन किया भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ वाक्य पदीय में किया, जिसमें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण इन तीन काटों में कारिकाओं में अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए। अब हम देखते हैं कि इसके बाद स्फोटवाद तथा शब्द से ही संसार के विवर्तित होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। चीनी यात्री इत्सिंग ने भर्तृहरि की मृत्यु सन 650 ईस्वी में बताई है, यानी चीनी यात्री के अनुसार भर्तृहरि की जो मृत्यु हुई थी वो 650 ईस्वी में हुई थी। महाभाष्य पर काश्मीरी पंडित कैयट ने सन 1100 ईस्वी के लगभग प्रदीप नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी। ये जो कैयट थे ये मम्मटाचार्य के भाई कहे जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि इस समय तक संस्कृत जो है केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा रह गई थी, अतः व्याकरण में मौलिक ग्रंथों के लिखने का यूं ही अवसर नहीं रह गया। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और नैयायिक समालोचना करने की ही प्रार्थना चल पड़ी थी। अतः पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की भी लोगों की जो थी दृष्टि बदल गई। उसके क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। अब विषय विभाग के आधार पर कई अध्यायों में प्रकीर्ण सूत्र एकत्र किए जाने लगे। विमल सरस्वती ने सन 1350 ईस्वी में रूपमाला और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रक्रिया कौमुदी इसी दृष्टिकोण से लिखी, परंतु इस जो श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो सन 1630 ईस्वी के लगभग प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम से की। इसकी महत्ता जो है केवल इसकी टीकाओं की अनंत श्रृंखलाओं से अथवा पाणिनीय व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक होने से ही नहीं है। इसका महत्व इसलिए अधिक है कि इस ग्रंथ में मुनि त्रय के सिद्धांतों के सांगोपांग समन्वय के साथ अन्य व्याकरणों तथा अन्य पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है और नवोदित पद्धति की जो नई पद्धति थी उनकी आलोचना इतनी सफलतापूर्वक की गई है कि इस ग्रंथ ने अध्ययन के क्षेत्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी को तो निकाल ही दिया है। साथ ही साथ बोपदेव ने मुग्धबोध, सर्ववर्मा के कातंत्र तथा चंद्रगोमी के चांद प्रवृत्ति व्याकरणों को भी उखाड़ कर बाहर फेंक दिया है। भट्टोजी जो हैं वो एक नई परंपरा के प्रवर्तक हैं।
यह रंगोजी दीक्षित के पुत्र हैं तथा शेष कृष्ण के शिष्य थे। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नाम की विस्तृत व्याख्या की। भट्टो जी के भतीजे जो हैं कौंड भट्ट ने वाक्य विन्यास और दार्शनिक विवेचन संबंधी वैयाकरण भूषण नामक पुस्तक लिखी। इनके भट्टोजी दीक्षित के जो भतीजे थे कौंड भट्ट, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, वाक्य विन्यास और वैयाकरण भूषण। भट्टोजी के जो गुरु भाई थे पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा पर मनोरमा कुछ मर्दनी नामक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखी। अब देखते हैं कि इसके उपरांत जो क्या हुआ, व्याकरण के क्षेत्र में सबसे उज्जवल चमकने वाले सितारे तथा अनेक शास्त्रों पर समान अधिकार रखने वाले प्रखर मेधावी जो थे नागेश भट्ट का नाम आता है। भट्टोजी दीक्षित के ग्रंथ के बाद जो हमको व्याकरण के क्षेत्र में सबसे उज्जवल नाम मिलता है वो नागेश भट्ट का आता है। धर्मशास्त्र, साहित्य, योग आदि को छोड़कर व्याकरण शास्त्र में ही 1 दर्जन के लगभग टीका ग्रंथों एवं स्वतंत्र ग्रंथों का प्रणयन इस विश्रुत विद्वान की लेखनी से हुआ है। इनमें शब्द रत्न जो कि प्रौढ़ मनोरमा पर टीका लिखी गई है, विषमी जो शब्द कौस्तुभ की टीका है, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा शब्देन्दु शेखर और परिभाषेन्दु शेखर बहुत प्रसिद्ध है। नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य न्याय की प्रतिपादन शैली में गंभीर और सूक्ष्म विचार प्रकट किए हैं। काशी के व्याकरण अभी तक उस शैली की निधि बने हुए हैं। पाश्चात्य शिक्षण पद्धति वालों के लिए अभी किसी भी रूप में ये विचार पूर्णता नहीं आए हैं। सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप जो किया गया है वो बालकों की सुविधा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में बरदाराचार्य ने किया। लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रचार बहुत अधिक हुआ है, अतः संक्षेप में अन्य पद्धतियों का उल्लेख मात्र कर दे रहे हैं। 470 ईस्वी के लगभग बौद्ध पंडित चंद्रगोमी ने बहुत कुछ पाणिनि के आधार पर ब्राह्मण प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए एक चांद्र व्याकरण बनाया। इसमें 3100 के लगभग सूत्र हैं। इसके पहले ही सर्ववर्मा ने ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना संभवतः ईसा की पहली शताब्दी में की थी। जैनेन्द्र व्याकरण 6वीं तथा शाक्टायन शब्दानुशासन 8वीं, हेमचंद्र का शब्दानुशासन 12वीं, सारस्वत व्याकरण वोपदेव का मुग्धबोध, जौमर व्याकरण 13वीं तथा शौपद्म व्याकरण 14वीं शताब्दी में लिखे गए। इनमें प्राय पाणिनि के संशोधन का प्रयास हुआ है तथा बहुतों ने न्यूनतम सूत्रों की संख्या के लिए जी जान से कोशिश की है। मुग्धबोध में 1200 तथा सारस्वत में केवल 700 सूत्र हैं। ये ही 2 प्रचलित भी हुए। बोपदेव जो थे वो वैष्णव थे, अतः उनका जो व्याकरण है वैष्णव रंग में रंगा हुआ है, इसलिए उनके व्याकरण का अभी तक बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के कार्य क्षेत्र में बहुत प्रचार है। सारस्वत व्याकरण पर 17वीं सदी में रामाश्रम ने सारस्वत चंद्रिका नामक टीका लिखी और वह भी कुछ समय पूर्व तक काशी के क्षेत्र में बहुत प्रचलित रही है। अन्यों का प्रभुत्व बहुत्व
पूर्व से ही हट चुका है। इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।